बायनोमियल थ्योरम में देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल का बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। मतलब टर्म्स फाइंड आउट करना आएगा, बायनोमियल कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब नहीं आते आप लोग के एग्जाम में। वैसे बायनोमियल एक बहुत अच्छा टॉपिक है जेई के अंदर, लेकिन आप लोग के लेवल पे उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है वो तो जानना तो पड़ेगा ही। तो बायनोमियल के लिए क्या है, सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे ना, जो जिसके बारे में हम जानेंगे बायनोमियल थ्योरम में, बायनोमियल थ्योरम फॉर बायनोमियल थ्योरम। अब इसमें डालेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए क्या होता है, बायनोमियल का मतलब पहले क्या होता है, पहले इतना पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायनोमियल, ट्राइनोमियल? बायनोमियल का मतलब दो टर्म, समझ में आ रहा है? तो दो टर्म का जब एक्सपांसन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द बायनोमियल। जैसे x प्लस वाई की पावर 1, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो 1 से लेंगे तो ये x प्लस वाई आएगा। फिर जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पता ही होगा आप लोग को क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या आता है, वाई स्क्वायर आता है। फिर x प्लस ऑफ वाई का होल क्यूब अगर करते हैं क्या आता है, पता ही, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस, ऐसे भी जैसे लिखना होगा, एक्स स्क्वायर वाई लिखे तो ज़्यादा सही है, बस सिमेट्री मेंटेन्ड है। ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई क्यू आता है कि नहीं? तो इतना तो सबको रटा होता है, पता होता है। इसमें एक्चुअली ये जो आया ना निकल के, इससे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर बाकी के लिए डेवलप करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ये अगर देखें तो ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया था। ये वैसे तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहाँ पे y की पावर 0 फील कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x की पावर 0 फील कर सकते हैं। इसको फील करिए कि पावर का सम तो पहले सम में 3 दिख रहा है, x y का सम। यहाँ पे देखिए पावर्स का सम हर टर्म में 3 है, और दैट इज इक्वल टू द इंडेक्स, मतलब इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है x और y में। तो ठीक है सर, एक अगर x का पावर 3 है तो यहाँ घटते घटते 3 से 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 पे चला गया। y का पावर 0 1 2 3 3 तक गया, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब एक पावर बढ़ रहा है, दूसरा पावर घट रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी बात यहाँ पे, ये जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना है, ये कोफिशिएंट के ऊपर, ये 3 और यहाँ पे इधर क्या है, 1 है। क्योंकि पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि कैसे है, वो लिख देंगे हम, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो ये जो कोफिशिएंट है ना, एक्चुअली में ये कॉम्बिनेटोरिक से आता है। अगर इसको फील करें 1 को तो ये 3C0 है, 3 को फील करें तो ये 3C1 है, 3C2 है ये, और ये 3C3 है। दिख रहा है? सबका वैल्यू इक्वेट करके देखिए, समझ में आएगा। तो इन द सिमिलर मैनर, जब अगर मान लेते हैं हम इसको लिखना होगा, x प्लस वाई की पावर 4 को एक्सपैंड करना होगा, तो कैसे एक्सपांसन आएगा इसका? तो इसका एक्सपांसन आ जाएगा सिंपल, 4C0 होगा सर, स्टार्ट होगा, फिर x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, y की पावर 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4C0 से 1 बढ़ जाएगा, 4C1 x का क्यूब और y की पावर 1। फिर नेक्स्ट 4C2 x का पावर क्या, 2 और y का पावर 2। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 4C3 x की पावर 1 और y का पावर 3, 4C4 और x की पावर 0 और y की पावर 4। समझ में आया कि नहीं? क्या हम इसी को ऐसे लिख दे समेशन के फॉर्म में, तो कोई बुराई है क्या? 4CR x की पावर 4 माइनस ऑफ r एंड y की पावर में r, फील इट, वेर r वेरीज फ्रॉम 0 to 4।
सर ये समझ में नहीं आया। आर का वैल्यू 0 रखने पे क्या पहला टर्म मिल रहा है? सब लोग वेरीफाई करिए मन में, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग फर्स्ट टर्म और नॉट मिल रहा है। आर का वैल्यू 1 रखने पे दूसरा टर्म मिल रहा है, सर मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तीसरा टर्म मिल रहा है। ऐसे प्रकार से आर का वैल्यू 4 रखने पे अगला टर्म मिलना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसमें एक ऑब्जर्वेशन और करिए, दैट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, कि सर यहाँ पे पावर 4 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपांसन, कितने टर्म है इसमें? 5 है, 5 है। चेक इट आउट, 5 है कि नहीं? मतलब पावर से एक एक्स्ट्रा होगा। वैसे भी बेगर्स मेथड से मैंने बताया था कि हाउ मेनी डिसिमिलर टर्म्स विल बी देयर, तो 4 कॉइन को 2 आइडेंटिकल 2 भिखारियों में बांटना है, तो सर एक डालेंगे और एक निकालेंगे। 2 ही भिखारी में बांटना है तो एक डालना होगा फॉल्स कॉइन और एक निकालेंगे, तो ये आंसर 5C1 मतलब कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो उससे भी जस्टिफाइड है। तो इन जनरल अगर बात करें, अब इसके लिए हम इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल इसमें क्या आएगा निकल के? समझ में आ रहा कुछ? तो इन जनरल सर ये आएगा x प्लस वाई की पावर में n, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो नेचुरल नंबर। तो सर क्या इसका एक्सपांसन हम लिख सकते हैं? सभी लोग बताइए क्या लिखेंगे? NC 0 x की पावर n y की पावर 0 से। ये लिखने आना चाहिए, इसलिए मैं लिख लिख के अभी बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में लिखूंगा कुछ नहीं। एक एक लाइन में आंसर लिखेंगे, बस समझ लीजिए कैसे लिख रहा है। पहली बार में चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से ऐसे लास्ट में अगर चलेगा तो सर ये NCN x की पावर 0 y की पावर n, और इसी को समेशन के फॉर्म में अगर लिखना हो, दिस इज समेशन x की पावर में क्या? NCR आएगा पहले, समेशन x की पावर n माइनस ऑफ r, एंड y की पावर में क्या? r आएगा, एंड r वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ? 0 से लेके n तक। कोई समस्या? तो ये है एक्चुअली में समेशन ऐसे लिखा जाता है। अब थोड़ा सा मैच्योर है आप लोग, तो मैच्योर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे दिस इज। अब इसी में अगर जनरल टर्म के लिए बात करें, दिस इज जनरल टर्म। जनरल टर्म कोई भी टर्म अगर चाहिए, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ना, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म, इसी को जनरल टर्म बोलते हैं। तो दिस इज रिटन एज TR प्लस 1 इज इक्वल टू ये NCR और ये सॉरी हाँ NCR, और फिर क्या है ये x की पावर में n माइनस ऑफ r, और फिर y की पावर में r। जनरल टर्म TR प्लस 1 ही क्यों लिखा जाता है? कभी सोचा आप लोगों ने? Why it is written like this TR प्लस 1? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो काउंट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब या तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे बात करेंगे। अब जैसे हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे तो सर r इक्वल टू 0 रखने पे आया है, तो ठीक है, तो इसीलिए एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी ए नेचुरल नंबर। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे बोलेंगे ना, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, 0th टर्म थोड़े बोलते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को हटाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए TR प्लस 1 का फॉर्मूला लिखा जाता है। अब लेट सपोज दैट हमें कुछ भी चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, T1 चाहिए, तो T1 के लिए R का वैल्यू क्या रखना होगा? यहाँ पे 0 रखना होगा ना, तभी तो यहाँ पे T1 मिलेगा। फॉर्मूले में R का वैल्यू क्या पुट करना होगा? यहाँ पुट करना होगा सर R इक्वल टू 0, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा NC 0 x की पावर में n माइनस 0 और y की पावर में 0। समझ में आया? फिर सिमिलरली अगर हम R का वैल्यू अगर 1 रख दे तो ये T2 टर्म मिल जाएगा। T2 टर्म हमें क्या मिल जाएगा सर? ये NC1 R और फिर x की पावर n माइनस 1, y की पावर में 1 आ जाए। फिर ऐसे कोई सा भी टर्म चाहिए, जैसे 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म के लिए R का वैल्यू क्या रखना होगा? 9, एक कम रखना होगा, T10 आ जाएगा। तो सर ये T10 के लिए 10th टर्म के लिए हो जाएगा NC9, x की पावर में क्या हो जाएगा? n माइनस ऑफ व्हाट इज दैट? 9, y की पावर में 9। इस तरीके से आएगा। तो ये मतलब घबराना नहीं है, गलती नहीं कर देना कि यहाँ 9 है तो सर ये 9th टर्म है, नहीं 9th टर्म नहीं है।
तो छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है, उसमें कोई बिग इशू नहीं है। कुछ सम ऑब्जर्वेशंस याद रखना है, सम ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशंस, सम ऑब्जर्वेशन इन एक्सपांसन ऑफ इसका जो एक्सपांसन है, दिस इज एक्स प्लस वाई की पावर में एन, इसके एक्सपांसन में अभी अभी इसका एक्सपांसन का फॉर्मूला देखा है, क्या आया था? आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके एन तक, और एन सी आर एक्स की पावर में एन माइनस ऑफ आर वाई की पावर में आर है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है। क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है सभी? कुछ बताइए, क्या ऑब्जर्वेशन इसमें है? पहला ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांसन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांसन, अगर पावर एन है, यहाँ पे ये इंडेक्स एन है, इन एक्सपांसन किसके इक्वल है? तो सर दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन आया, सही है ना? क्योंकि बाइनोमियल है इसीलिए एन प्लस वन आ रहा है, नहीं तो अगर बाकी अदर कुछ होगा तो फिर हमें क्या लगाना होगा? फिर हमें वही बेगर्स मेथड लगाना होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, सम ऑफ इंडिसेस, सम ऑफ इंडेक्स किसको बोलते हैं समझ में आता है ना? पावर को बोलते हैं। सम ऑफ इंडिसेस ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म is equal to index of expansion, इंडेक्स ऑफ एक्सपांसन। ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे कोई सा भी एक्सपांसन कर ले, ठीक है, कितने भी पावर के लिए कर ले। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन हियर। नाउ तीसरी बात इसमें क्या है? क्या ऑब्जर्वेशन है तीसरी बात? कुछ दिमाग में आ रहा है? ये सब जो होते हैं, ये NC0, ये NC1, NC2, इसको क्या बोलते हैं? ये NC2, इसको कुछ नाम बोलते हैं। क्या, कौन सा कोफिशिएंट? विच कोफिशिएंट इज दिस? इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। समझ में आ रहा है? दीज आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट। टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो गलतियां होती है इसमें। अभी इस बाद में समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक बात है। अच्छा, चौथा जो चीज़ है यहाँ पे, फोर्थ थिंग, जनरल टर्म। जनरल टर्म अभी अभी फॉर्मूला देखा हमने, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या आया था? टी आर प्लस वन इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला बोलिए, एन सी आर एक्स की पावर में एन माइनस ऑफ आर वाई की पावर आर। सही है ना? काम इसी से होगा, सारा क्वेश्चन अब इसी से होगा। बस इतना ही है थ्योरी इसमें। बाकी अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ें वेरी करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें और भी सीखेंगे। हाउ टू अप्लाई दिस, दैट एप्लीकेशन ऑफ दिस बाइनोमियल इज इम्पोर्टेंट। लोग इतना तो सबको पता होता है, लेकिन समस्या आती है कहाँ पे? क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन जब हम करने बैठते हैं फिर हमें लगता है कि यार क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब अजीब सा फीलिंग आने लगता है लोग के अंदर, अजीब टाइप की चीज़ें लगने लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हवा ही नहीं लगता उनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, मतलब अभी करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन करें, सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ही करते हैं। Question, find the sixth term in the expansion of, find the sixth term in the expansion of, find the sixth term in the expansion of, सिंपल सा एक्सपांसन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ, दिस इज 1/3 x स्क्वायर की पावर में 10 है। कैलकुलेट करते कोई बात।
अब थोड़ा सही लग रहा है। इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो क्या है, T6 है ना, तो कोई नहीं, आराम से हम फॉर्मूला लिखेंगे TR+1। हम जल्दीबाजी कर ही नहीं रहे। 10CR 2x² की पावर में क्या, 10 माइनस ऑफ R, सही है। फिर -(1/3x²), x की जगह ये आएगा और y की जगह ये आएगा। फिर पावर में R आएगा। अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या रखना होगा, 6 टर्म चाहिए तो 5 रखना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो सर ये हो जाएगा T6 इक्वल टू क्या आएगा, 10C5 आएगा, 2x² की पावर में ये 5 आ जाएगा, और फिर नीचे -1/3x² की पावर में ये 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। x का टर्म तो कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों पावर सेम है तो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा सर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल आएगा, सही है। फिर ये 2 की पावर 5, और फिर माइनस भी रहेगा, -1/3 की पावर में 5 आ जाएगा। कोई समस्या है। बाकी कैलकुलेशन है, करना चाहिए, मैं करके बता दूं कि कर लेंगे सभी लोग, करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है 896/27 आंसर आएगा। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। कैलकुलेशन है, इसको 10 फैक्टोरियल को खोल दीजिए, 10, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर काटेंगे फुटेंगे, आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से प्रोसीड करते रहना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ dissimilar terms in the expansion of ये टर्म है, दिस इज 1 + 3x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ x³ की पावर में 20। क्या होगा आंसर, क्या, हेलो। तो 1 + x की पावर में 60 आ गया, तो ये बाइनोमियल है ना ये। तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जब इसमें एक्सपांड करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 60 + 1 दैट इज इक्वल टू 61 आंसर आएगा। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था क्या, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टर्म independent of x in expansion of ये है x² + 1/2x, तो x² 1/2x का होल क्यूब पावर रेज़ टू द पावर 10, ये कुछ कुछ नहीं करेंगे, TR+1 लिखेंगे सर, 10CR, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सब क्वेश्चन इसी से होते हैं। x² की पावर 10 - R, 1/2x³ की पावर में R आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10CR, और फिर 1/2 की पावर में R, फिर x की पावर में 20 - x के सारे पावर को इकट्ठा करिए, तो x की पावर में कितना आएगा, 20 - 2R आएगा। समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे जब ले जाएंगे इसको ऊपर, कॉमन सेंस लगाइए, तो x की पावर -3R होगा। तो दोनों पावर जब मर्ज कर देंगे तो सर ये 10CR 1/2 की पावर में R, और x की पावर में 20 माइनस क्या आएगा, 5R आएगा। ठीक है। अब सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 20 - 5R मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ गया, R = 4 आ गया। तो R = 4 जब यहाँ पे रख देंगे तो R का वैल्यू 4 आया, तो जल्दीबाजी में ये भी गलती नहीं करना है। तो R का वैल्यू 4 आया, तो कौन सा टर्म, T5 आएगा, 5th टर्म T5, मतलब समझ रहे हैं ना, दैट इज 10C5 और 1/2 की पावर 5, दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना, गलती नहीं ना होगा, सब कर लेंगे ना सभी लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कांस्टेंट टर्म
find the constant term in expansion of this, मतलब 1 + 2x प्लस ऑफ एक्स क्यूब, और फिर है यहाँ पे दिस इज x प्लस 1/x की पावर में 6 है। प्रॉब्लम क्वेश्चन सिंपल है, सब लोग समझिए। जब हम देखते हैं आंसर, अभी मैं तो रैंडम लिख दिया हूँ, सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। 1 + 2x प्लस एक्स क्यूब है, इसका जब हम एक्सपांसन करेंगे तो क्या आएगा एक्सपांसन? तो सर इसका एक्सपांसन समेशन r = 0 से लेके क्या 6 और x की पावर में क्या 6 माइनस ऑफ r, और फिर 1/x की पावर में r आएगा। सही बात है। तो दिस विल बी सेम एज 1 + 2x प्लस ऑफ एक्स क्यूब, और फिर इनटू में होगा दिस इज समेशन, दिस इज r = 0 to 6, और फिर ये होगा 6r। सारे x की पावर को एक साथ कर लें तो x की पावर 6 माइनस 2r आएगा। अब ये जो टर्म है ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली, हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले वाले से मल्टीप्लाई हो तो समेशन r = 0 से लेकर 6r, x की पावर में कितना आएगा 6 माइनस 2r। फिर दूसरे वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू दिस इज समेशन 6r, x का पावर 1 है यहाँ पे तो एक इजाफा हो जाएगा, तो x की पावर में क्या हो जाएगा, x की पावर में 6, तो एक ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है अगले वाले से यहाँ पे, तो 6 माइनस 2r प्लस 1 दैट इज 7 माइनस 2r आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, 7 माइनस 2r, r वेरीज फ्रॉम यहाँ भी कहाँ से कहाँ 0 से लेके 6 तक। सही बात है। फिर नेक्स्ट में एक्स क्यूब से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सर दिस इज समेशन r = 0 से लेके 6 और फिर x की पावर में 3 पावर ऐड होगा यहाँ पे, तो +3 जब हम करेंगे तो 6 + 3 कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 माइनस 2r आ जाएगा। सब समझ में आ रहा है, दिस इज 9 माइनस 2r। अब देखिए इसमें इसका अलग एक्सपांसन होगा, ये टर्म ये भी अलग एक्सपांड होगा और ये भी अलग एक्सपांड होगा कि नहीं। अब सब में अलग अलग कांस्टेंट टर्म निकाल लेंगे तो सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म होने के लिए मतलब क्या है, x का पावर 0 होना चाहिए, तो x का पावर सर 0 यहाँ पे आएगा, तो x का पावर 0 यहाँ पे कब आएगा, जब r का वैल्यू क्या हो जाए बताइए, 6 माइनस 2r = 0, तो r = 3 होना चाहिए सर। ठीक है, क्या दूसरे वाले में कभी x का पावर 0 हो सकता है क्या? तो 7 माइनस 2r = 0, तो r का वैल्यू 7/2 आएगा। तो r का वैल्यू 7/2 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि r का वैल्यू 0 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यूज चलता है। तो सिमिलरली 9 माइनस 2r दिस इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू 9/2 आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म देगा, बाकी में सब में वेरिएबल रहेंगे। तो जब r का वैल्यू हम 3 इसमें रख देते हैं तो ये टर्म कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा ना, यहाँ पे रख दीजिए, क्या आएगा, r का वैल्यू 3 रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू दिस इज 6c3 का वैल्यू कितना होता है 20 आ जाएगा। कोई समस्या है किसी को? समझ में आया क्या? अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एक फॉर्मेट बता दिया है कैसे करना है, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर कॉमन सेंस होता तो इसमें इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए मैं थोड़ा सा और भी इसको बताता हूँ, पूरा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 + 2x x³ है और फिर x + 1/x की पावर में 6 है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका जनरल टर्म लिख सकते थे। हम क्या लिखते, दिस इज 6r लिखते, और x की पावर में सारे पावर को इकट्ठा करते तो सर 6 माइनस ऑफ कितना आया था 2r आया था ना, 6 माइनस 2r। तो बस ये पावर मर्ज कर करके देख लेते, पहले वाले 1 है तो 1 के साथ कांस्टेंट तभी आएगा जब ये खुद 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
जब ये खुद जीरो हो जाएगा तो मतलब 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू 3 आ गया। तो r का वैल्यू खट से यहाँ 3 रख देते तो आ जाता। फिर यहाँ पे 1 है सर, पावर मर्ज होता तो 7 माइनस 2r, r का वैल्यू 7/2 आता। 7/2 पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही मतलब एक एक लाइन में मन में कर के समझ सकते थे हम, तो जल्दी से हम आंसर पे पहुँच जाते, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। चलिए और भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम कल, अगले टर्न पे करेंगे। बाकी और भी हम चर्चाएं करते हैं। सीट लगाइए जब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ढूंढ के भी लगा सकते हैं, घटना चक्र वगैरह वाला जितना क्वेश्चन वगैरह है उससे भी ढूंढ के आप लोग क्वेश्चन उसमें से सारा लगा लीजिए, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा।